नमस्कार, मैं हूं रमन पांडे। उत्तर प्रदेश की सबसे ज्वलंत डिबेट संग्राम में आपका स्वागत है। मोहन आए, मौलाना आखिर क्यों बिलबिलाए, ये डिबेट का टॉपिक है। दरअसल दिल्ली में अखिल भारतीय इमाम संगठन के कार्यालय पर जाकर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने इमाम उमर अहमद इलियासी से मुलाकात की। उस मुलाकात के बाद तमाम तरह के कयास लगाए जाने लगे और तमाम तरह की बयानबाजियां होने लगी। हालांकि ये मुलाकात बहुत अच्छी रही, दोनों तरफ से बहुत अच्छे बयान आए। मसलन इलियासी ने कहा कि हमारा डीएनए एक ही है, केवल भगवान की पूजा पद्धति हमारी डिफरेंट है। उनका यह कहना था कि उनको ये बहुत खुशी है कि उनके निमंत्रण पर, व्यक्तिगत निमंत्रण पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आए और उनसे मुलाकात की और उनके पारिवारिक कार्यक्रम में भी शरीक हुए। उनका यह कहना था कि सबसे बड़ा धर्म इंसानियत का धर्म है और अगर ये दोनों लोग एक हो जाएं तो कुल मिला जुला के इंसानियत को और भारतीयता को बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। उन्होंने इतना तक कह दिया कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत राष्ट्र ऋषि के समान है। कुल मिला जुला के इसके बाद रिएक्शंस का दौर शुरू होता है। अब तस्वीर बिल्कुल बदलती हुई नजर आती है। उधर ओवैसी का बयान आता है कि उनको क्या पता है, एक पढ़ा लिखा तबका है जिसके वो नुमाइंदे हैं, इमामों के नुमाइंदे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनको क्या पता ग्राउंड रियलिटीज क्या होती हैं, उनको क्या पता कि ग्राउंड पे मुसलमानों के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाता है, उनको क्या पता वो जिस तरह की बात बोलते हैं उन पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता है, लेकिन जब ओवैसी बोलते हैं तो ओवैसी की बात का लोग ऑब्जेक्शन करने लगते हैं। ऐसा ओवैसी का कहना था। दूसरा बयान ट्विटर के जरिए मायावती का आया। मायावती का यह कहना था कि जिस तरीके से मोहन भागवत ने जाके इलियासी के साथ उनके घर पर मुलाकात की है, पहली मर्तबा मस्जिद भी गए हैं, क्या इससे बीजेपी को इस बात का संकेत मिलेगा कि जो वक्फ बोर्ड के खिलाफ या फिर मदरसों के खिलाफ या फिर मुस्लिमों के खिलाफ बकौल मायावती बीजेपी की जो धारणा है क्या वो बदलेगी? कुल मिला जुला के इसी पर आधारित, इसी पर फोकस्ड ये डिबेट है और डिबेट का टॉपिक यही है कि अगर मोहन घर आते हैं मौलाना के तो दूसरे मौलाना क्यों बिलबिलाते हैं। लेकिन डिबेट के मेहमानों से परिचय कराने से पहले आपको कुछ बयान सुनवाते हैं जो इसके बाद आए हैं इस मुलाकात के। मैं मोहन भागवत से एक ही बात करना चाहता हूं, आपका दोहरा चरित्र है। एक तरफ आप कहते हैं कि वक्फ की संपत्ति को हमें बचाना है, एक तरफ आप उन नाजायज़ काबिज़ीन के घर जा रहे हैं और उनके पास जाकर बैठ रहे हैं, उनकी चाय पी रहे हैं और उनका नाश्ता कर रहे हैं। तो ये दोहरा चरित्र है। एक दूसरा सवाल जो आपने पूछा कि साहब राष्ट्रपिता कैसे, देखिए हिंदुस्तान के अंदर एक गोडसे की मानसिकता के लोग आज भी हैं। हम आरएसएस से सीधा डायलॉग करना चाहते हैं क्योंकि वो देश प्रेमी है, समाज सेवी है, अनुशासित है, मानवीय इंसानी गुणों से ओतप्रोत है। उनके ऊपर कोई आर्थिक भ्रष्टाचार का आरोप नहीं, जो संपर्क में आने से दिखता है और जो मीडिया या राजनेता और मजहबी नेता मीडिया के कारण मीडिया को बताते हैं, वो छवि अलग अलग है। मैं सबसे पहले मुझे इस बात की खुशी है कि आज इमाम हाउस में हमारे निमंत्रण पर, ये मेरा पारिवारिक निमंत्रण था, उस पर उन्होंने स्वीकार किया। मुझे इसकी खुशी है। आज वो हमारे यहाँ पर आए, हमारे परिवार से मिले और मिलने के बाद और हमें आपस में एक दूसरे के साथ, अपने रिश्तों के साथ, अपने मामलात के साथ जो बातें हुई वो बहुत ही अच्छी रही, खुशगवार रही। आपने बयान सुना इलियासी साहब का, कितना सधा हुआ। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कि दो मुलाकातें हुई हैं तो कुल मिला जुला के कहीं ना कहीं उनका कोई निष्कर्ष निकलता है। लेकिन उधर प्रॉब्लम हो रही है, कांग्रेस को प्रॉब्लम हो रही है, मायावती जी को प्रॉब्लम हो रही है, ओवैसी जी को। ओवैसी जी पहली बात तो यह है कि मुलाकात में क्या बात हुई इसी पे शंका जाहिर करते हैं। दूसरी बात, मायावती जी भी इस पे ये कहती हैं कि क्या रुख में बदलाव आएगा। और इसी के साथ साथ जो भी इस तरह के लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि इस तरह की मुलाकातें हों ताकि दोनों धर्मों के लोग एक साथ मिलके
भारत के विकास में पैन इंडिया काम करें, वो जो लोग नहीं चाहते उन सबको ये मुलाकात नागवार गुजरी होगी। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं जिनसे आपका परिचय करा दें। सबसे पहले अशोक सिन्हा जी हैं जो कि संघ समर्थक हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रजा रिजवी साहब वरिष्ठ पत्रकार जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रिजवी साहब आपका रुख करते हैं और आपसे जानना चाहते हैं कि इस मुलाकात के कितने बड़े मायने निकलेंगे, इसलिए कि सियासी मायनों की बात करें तो उधर ओवैसी का भी कमेंट आ गया, उनका भी रिएक्शन आ गया जो कि नेगेटिव है, मायावती जी का भी रिएक्शन आ गया। तो सवाल ये उठता है कि केवल मुसलमानों को केवल वोट बैंक कब तक समझा जाएगा और ये कौन डिसाइड करेगा कि उनका असली मसीहा है कौन? अगर दो कौमों के लोग जिनमें आपस में बहुत विरोधाभास है, अगर देश की तरक्की के लिए एक साथ एक मंच पर खड़े हो रहे हैं, तो फिर इन लोगों को प्रॉब्लम क्यों हो रही है? देखिए रमन जी, ऐसा है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की कम से कम 20% आबादी बताई जाती है और जाहिर सी बात है कि वो हिंदुस्तान में रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, काम करते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, अपना जीविकोपार्जन करते हैं और अच्छी जिंदगी जीने की कोशिश करते हैं। मेरा तो ये मानना है कि ये बहुत अच्छी पहल है, इसका स्वागत होना चाहिए, क्योंकि जो मुसलमानों से आपस में डायलॉग और बातचीत जब होगी तो बहुत सी दूरियां समाप्त होंगी। जो मुसलमानों के दिमाग में 70 साल से भरा गया है या बताया गया है जी, जो बताया है पार्टियों ने, चाहे कांग्रेस हो, चाहे ओवैसी हो, चाहे मायावती हो, जिन्होंने बताया है कि साहब ये जो आरएसएस है ये मुसलमानों के विरुद्ध है, मुसलमानों को छोड़ेगी नहीं, मुसलमानों के विरुद्ध रहती है, काट डालेगी, मार डालेगी और ये मुसलमानों के विकास के लिए कभी नहीं सोचती। तो समझिए बहुत बड़ा उन पर तमाचा है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी जो है वो उमर इलियास के घर गए, यासी के घर गए और जा करके वहां उन्होंने देखा और मदरसे में गए। मदरसे में भी जाने के बाद बच्चों से पूछा, समझा, जाना, तो इसका स्वागत होना चाहिए। ये गलत नहीं है। लेकिन ये बताइए कि रेडिकल्स को प्रॉब्लम क्यों हो रही है? देखिए ऐसा है कि जो राजनीतिक लोग हैं उनको ये प्रॉब्लम ये है कि मुसलमानों को हमेशा संघ से दूर रखने की कोशिश की गई। अब जैसे आपने अभी बताया कि मायावती को ये बयान में कि साहब वक्फ बोर्ड में मदरसों की जो जांच हो रही है मदरसों के खिलाफ, भाई वक्फ बोर्ड मदरसों के खिलाफ क्या हो रहा है मैं ही नहीं समझ पा रहा हूँ। भाई बहुत सी जांचें होती हैं, आप ईसाई धर्म के स्कूल्स होते हैं उसकी जांचें चलती रहती हैं, हिंदू धर्म के हैं मिशन उनके चलते रहते हैं, उनकी जांचें होती रहती है, जांच में जो कमी होती है उसको दूर होती है। तो इसमें क्या एतराज है अगर मदरसे में जांच की जा रही है? जांच करके हो सकता है कि सरकार की मंशा ये हो कि साहब मदरसा सही पता कर लिया जाए, कितने स्टूडेंट हैं, कितने बच्चे हैं, कितने टीचर हैं और कितने बच्चों को कितने टीचर पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं, क्या सिलेबस है उसको भी समझ लिया जाए। क्योंकि बहुत मदरसे के बारे में बहुत तरीके की अफवाह भी फैलाई जाती है कि साहब मदरसे के अंदर अब सच्चाई क्या है कि वहाँ जो है आतंकवादी निकलते हैं, कुरान शरीफ जो पढ़ाया जाता है तो कट्टर बनाया जाता है। तो ये सब जो मैसेज, जबकि कुरान शरीफ में रमन जी आपको बताना चाहता हूँ बिल्कुल चैलेंज के साथ आपके चैनल पर, और मेरा नंबर भी 94-152-200-85 है, आप कह भी सकते हैं, मुझसे लोग पूछ भी सकते हैं कि इनका कुरान शरीफ जो मुसलमानों का 30 पारे हैं, 114 सूरे हैं और 6666 आयत है। सभी मुसलमानों का इस पर पूरा विश्वास है, लेकिन कुरान शरीफ में कहीं कट्टरता शब्द नहीं है। तो मुसलमान बिल्कुल ठीक बात है आपकी, बिल्कुल ठीक बात है आपकी। हमारे साथ अशोक सिन्हा जी जुड़े हुए हैं। अशोक सिन्हा जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट देख रहा हूं मैं अभी। आज चूंकि इलियासी जी ने जो उनसे मुलाकात हुई थी उसमें उन्होंने आरएसएस प्रमुख को राष्ट्रपति, राष्ट्रपिता और इसके साथ साथ राष्ट्र ऋषि नाम से भी संबोधित किया। लेकिन हमारी डिबेट उधर की तरफ नहीं जा रही है, हमारी डिबेट सिर्फ इधर जा रही है कि इस मुलाकात के मायने क्या हैं और इस मुलाकात से प्रॉब्लम किसको है। इसलिए कि एक फर्क देख रहा हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट फर्क। आपको याद होगा जिस दिन पीएफआई की रेड हुई थी उस दिन भी आप डिबेट में थे। उस दिन कोई भी आदमी इस तबके से जुड़ा हुआ पीएफआई को अप्रिशिएट नहीं कर रहा था। मुस्लिम तबके से जुड़ा हुआ भी कोई भी आदमी पीएफआई को अप्रिशिएट नहीं कर रहा था, बल्कि वो कंडेम कर रहा था। और उन लोगों का सबका यही कहना था कि 2013 से ही अगर केरल सरकार को इस तरह की फाइंडिंग्स मिल रही थी तो उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हुआ, ताकि ये इस तरह का रेडिकल ग्रुप इतना आगे क्यों बढ़ गया। मुझे क्या लगता है कि ये सब चेंजेस आने के कुछ संकेत लग रहे हैं क्या आपको? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सामाजिक सांस्कृतिक संगठन के नाते
हर व्यक्ति से संपर्क करता है। या ये जैसे एक मुस्लिम विंग भी है आरएसएस की, मुस्लिम विंग बहुत सारी एक्टिविटीज करती है, या एक ये फॉर्मल मुलाकात थी, या सचमुच कुछ चेंजेस हो रहे हैं? राष्ट्रीय मुस्लिम मंच की तरफ आपका इशारा है। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच एक स्वतंत्र संगठन है और इस्लाम मतावलंबियों का वो संगठन है। उसके मार्गदर्शक इंद्रेश जी हैं, वो बार बार हिंदुओं की तरफ से एक मार्गदर्शन देते रहते हैं कि किस प्रकार से हम एक दूसरे को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। इस प्रक्रिया में आपने देखा होगा कि मोहन भागवत जी जब मिलने गए तो उनको दावत दी थी हमारे इमाम बोर्ड जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अध्यक्ष ने जी कि आप आइए और देखिए कि हमारे यहाँ क्या होता है। उनके साथ जो लोग गए थे, एक तो रामलाल जी गए थे, रामलाल जी, अखिल कुमार जी भी गए थे, मैं बता रहा हूँ, रामलाल जी गए थे, कृष्ण गोपाल जी गए थे और इंद्रेश कुमार जी गए थे जी। रामलाल जी अखिल भारतीय संपर्क प्रमुख हैं, वो के अखिल भारतीय संपर्क प्रमुख हैं वो, यानी कि एक संपर्क विभाग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में चलता है जिसमें उन लोगों से बराबर संपर्क में हम लोग रहते हैं जो शाखा में कभी नहीं आ सकते जी। जैसे जज हैं, जज कभी शाखा पे नहीं आएगा मगर हमारा संपर्क उनसे बना रहता है। इसी प्रकार से बहुत से विरोधी लोग हैं जो शाखा पे नहीं आते, मतलब हम उनसे मिलते क्या हैं। निकालते हैं आप इसके? तो संपर्क विभाग में हम संपर्क उन्हीं लोगों से करते हैं जो शाखा के बारे में गलतफहमी रखते हैं, शाखा के बारे में नहीं जानते हैं। तो संपर्क प्रक्रिया के अंतर्गत यह कार्यवाही हुई थी, नंबर 1। नंबर 2, साथ में बड़ी बात है, पहली दफा मस्जिद में, पहली दफा नहीं है ये, बराबर हमारा ये कार्य, हर सरसंघ चालक जो है मिलने गया। सुदर्शन जी नहीं, तो ये इन्फॉर्मेशन आ रही थी कि पहली दफा, इसलिए कि इलियासी जी ने भी ऐसा कहा था कि पहली मर्तबा मस्जिद में, किसी मस्जिद में गए थे आरएसएस प्रमुख। ये मोहन भागवत जी का ये ऐसा था कि वो बुलावे पर निश्चित रूप से जाना ही था, वो तो जाना ही था, संपर्क विभाग ने उसको आयोजन किया। इससे पहले भी उन्होंने मुलाकात की थी, इससे पहले भी 20 सितंबर को मुस्लिम बुद्धिजीवियों से मुलाकात की थी, उसमें तमाम चीज़ों पर चर्चा हुई थी। उसमें 5 विद्वान सम्मिलित थे, आईएएस भी थे, पत्रकार भी थे, उद्योगपति भी थे। तो ये जो शेरवानी जी थे, कुरैशी साहब थे, सभी लोग थे। तो इनसे भी वार्ता हुई और 3 बिंदुओं पर मोहन भागवत जी ने बहुत स्पष्ट बात पूछी। ये डायलॉग हुआ आपस में कि आखिर हिंदुओं को मुसलमानों से दिक्कत क्या है। 3 दिक्कत रखे थे मोहन भागवत जी ने। पहला, चलिए इस पे चर्चा अभी करेंगे। हमारे कुछ और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे परिचय करा दें आपका। और कमर अली साहब जो कि प्रवक्ता बीजेपी के हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है कमर अली जी। और हाजी हसन अहमद साहब, मुस्लिम स्कॉलर, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले कि आप लोगों की तरफ रुख करें, आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि हमारी डिबेट का टॉपिक ये है कि भागवत आए और मौलाना क्यों बिलबिलाए। बेसिकली कौन बिलबिला रहा है? ओवैसी के अलावा कोई बिलबिला नहीं सकता। ओवैसी बिलबिला रहे हैं और ट्विटर के जरिए मायावती का रिएक्शन आया है। इस मुलाकात में खास चीज ये रही है कि इन्होंने, इलियासी साहब ने राष्ट्र ऋषि या राष्ट्र पिता कह के संबोधित किया, लेकिन हमारी डिबेट का टॉपिक ये नहीं है। उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें कही कि पहली मर्तबा आए, हमारे व्यक्तिगत बुलावे पे आए। दूसरी बात यह है कि हमारा डीएनए एक है, धर्म का पूजा पाठ करने का तरीका अलग है, लेकिन अगर सब मिलके इंसानियत के लिए काम करें, सब मिलके भारतीयता के लिए काम करें तो देश बहुत आगे बढ़ सकता है। मुझे लगता है कि ये एक अच्छी पहल है। और उधर मोहन भागवत जी का भी कहना था, उधर से भी, कि बहुत सारा अच्छा रिस्पांस मिला, उनको अच्छा लगा, व्यक्तिगत बुलावे पे गए थे। कुल मिलाजुला के ओवैसी जी का रिएक्शन ये आया है कि ये ऐसा पढ़ा लिखा तबका है मुसलमानों के बीच में से, इलियासी को इंगित करते हुए उन्होंने कहा है, जो ग्राउंड रियलिटीज मुसलमानों की नहीं जानते हैं, और ग्राउंड रियलिटीज की बात हम उठाते हैं तो हम बुरे बन जाते हैं। दूसरी तरफ मायावती जी का ट्वीट आया कि क्या अब इसके बाद मोहन भागवत जी की मुलाकात के बाद बीजेपी जो मदरसों का सर्वे करवा रही है, जो वक्फ बोर्ड की जमीनों का सर्वे करवा रही है, उसके रुख में कोई परिवर्तन आएगा? आपसे जानना चाहेंगे हाजी हसन अहमद साहब, इस मुलाकात के क्या मायने आपको दिखते हैं? इसलिए कि राष्ट्र बहुत बड़ा है, देश बहुत बड़ा है, और मुझे लगता है कि देश एक रहेगा, एकजुट रहेगा, तभी तमाम चीज़ें होंगी और तभी तरक्की करेगा। बिल्कुल, देखिए हम सब यही दुआ गो हैं कि देश हमेशा हमारी एकता और अखंडता बनी रहे, देश की भाईचारा बना रहे, और चंद फ़िरका परस्त ताकतें जो समय समय पे वक्त पे अपना सर उठाती है, उनका सर कुचला जाता रहे। रही बात ये कि आपने जैसा कि बताया कि हमारे भागवत साहब ने साफ साफ कहा कि व्यक्तिगत बुलावे पे वो गए थे वहाँ पे,
और उस पे इलियासी साहब ने व्यक्तिगत तौर पे उनको राष्ट्रऋषि, राष्ट्रपिता, जो भी उपमाएं दी हों, ये उनका व्यक्तिगत मामला था, क्योंकि ना वो इमाम एसोसिएशन के किसी प्रोग्राम में एज ए चीफ गेस्ट गए थे। नहीं, लेकिन उसके बाद वो मदरसों में जाके उन्होंने बच्चों से बातचीत भी की, बहुत सार्थक तरीके से। बिल्कुल, अगर हम व्यक्तिगत तौर पे आपको अपने घर बुलाएंगे और आप आएंगे, और हम मदरसा भी चलाते हैं, हमारे बच्चे भी उनसे सबसे मुलाकात करेंगे। मतलब इसको कहने का आशय क्या है आपका? अगर मान लीजिए कि इमाम संगठन के बुलावे पे ही जाते, देखिए व्यक्तिगत रूप से अगर गए हैं तो इमाम एसोसिएशन के बुलावे पे भी जाते वो डेफिनेटली, इसलिए कि अगर एक बॉर्डर लाइन खींची हुई है तो वो बॉर्डर लाइन आपको न पर्सनली जाने देगी और न प्रोफेशनली जाने देगी। देखिए, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मेरे अल्फाज नहीं है। जैसा कि आपने बताया कि व्यक्तिगत तौर पे उनके बुलावे पे गए थे, हमारे आरएसएस के भाई साहब ने मुझे बताया कि व्यक्तिगत तौर पे बुलाया था, वो गए थे, बहुत अच्छा कदम है ये। क्या ही अच्छा होता कि हम उम्मीद करेंगे कि अब मोहन भागवत साहब, जो तरह तरह की धर्म संसदें हो रही हैं जिसमें हिंदू राष्ट्र के लिए शपथ दिलाई जा रही है, उसमें मरने मारने की बात की जा रही है, जहां 200 लड़कों को तैयार किया जा रहा है हथियार उठाने के लिए, उन लोगों को भी नसीहत दें, कमर अली से उनको भी नसीहत दें। कमर अली से रिएक्शन लेंगे, उसके बाद अशोक सिन्हा साहब से इसी पे रिएक्शन लेंगे कि इस तरह की कौन सी धर्म संसदें हो रही है, उनसे पूछेंगे। कमर अली साहब, देखिए, बहुत खैर मकदम है श्री मोहन भागवत जी गए, उनका खैर मकदम है, क्योंकि मैं भी मदरसा बोर्ड से आता हूँ, मैं मेंबर हैं यूपी गवर्नमेंट में, और आपने देखा कि तमाम तरह की उंगलियां हमेशा मदरसों में उठती रही हैं। अभी आपने देखा सर्वे भी हुआ, और सर्वे में आपने देखा चाहे दारुल उलूम हो, चाहे नदवा हो, सबने ही सहयोग दिया, और आपने देखा कितने साफ़ सुथरे तरीके से सर्वे हो रहा है, जो कमेटी जिलाधिकारी द्वारा बनी हुई है। आप देखिए कि उनका जाना इस बात का सबूत है, और इस बात का बड़ा एक सुकून मुसलमानों को और एक अच्छा लगा मुसलमानों को कि वो मस्जिद पे तो गए ही, मदरसे में भी गए, और उन्होंने बच्चों से पूछा कि बेटा आप क्या बनना चाहते हैं, भविष्य में आप क्या करना चाहते हैं। तो जो बच्चों की बातचीत हुई है और जो मोहन भागवत जी की बातचीत हुई है, देखिए जब बातचीत होती है तो एक सिलसिला बहुत अच्छा होता है, और जो बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं उनसे जब बातचीत होती है तो उनको एक बहुत अच्छा मैसेज मिलता है। वो बताते हैं अपने प्रॉब्लम है कि वो आराम से जिंदगी गुजार रहे हैं, मैं इलियासी जी आराम से जिंदगी गुजार रहे हैं, उनको ग्राउंड रियलिटी का पता नहीं है। देखिए ओवैसी जी कौन सी, देखिए मैं उनकी बात पे आ रहा हूँ, रही बात ओवैसी की, तो ओवैसी जी का मसला ये है कि खुद तो बैरिस्टर हैं, खुद तो विदेश में पढ़ के आए, नहीं विदेश से पढ़ के आए हैं। आप बताइए, दीनी और दुनियावी तालीम उन्होंने हासिल करी है, वो ये चाहते हैं कि यहाँ का मुसलमान जो है सब दीनी तालीम हासिल करे, वो मुसलमान को नहीं चाहते हैं कि दुनियावी तालीम वो हासिल कर लेगा तो उनके पीछे नहीं जाएगा, उनका सबसे बड़ा। देखिए एक चीज मैं आपको और बता दूं, देखिए जहां तक संघ की बात है, संघ हमेशा आपने देखा, जो भी लोग संघ के हैं, जो कार्यकर्ता संघ के होते हैं, वो शादी नहीं करते हैं, वो देश के लिए, देश की भावना से काम करते हैं, राष्ट्र निर्माण में काम करते हैं। हर एक करता है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, यही नारा हमारे इस मुल्क का है, और आपने देखा कि यही हर बार बातचीत होती है। अगर संघ प्रमुख अगर बड़े भाई बन के गए हैं, हमारी बात को आप समझिएगा, अगर छोटे भाई ने बुलाया है और बड़ा भाई अगर गया है, तो ये आपस में क्या होता है कि एक भाईचारा, बहुत अच्छा माहौल होता है। हिंदुस्तान छोड़िए, नहीं हिंदुस्तान छोड़िए, पूरी दुनिया में संदेश अच्छा गया। आप हाजी हसन अहमद साहब ने सवाल उठाया, अशोक सिन्हा जी जवाब देंगे। इन्होंने सवाल उठाया कि ये बहुत अच्छा है, स्वागत योग्य कदम है, लेकिन आरएसएस की तमाम जो मजलिसें लगती हैं, जो आरएसएस की तमाम जो अधिवेशन होते हैं, जो उसमें मुसलमानों के विरुद्ध षड्यंत्र होता है, ऐसा इनका आरोप है। ये अफवाहें हैं, और इसके लिए हमने कहा कि संघ को की शाखाओं को देखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। जैसे मोहन भागवत जी गए, उन्होंने देखा, वैसे ही शाखाओं पर आए मुसलमान भाई भी आए, उनका हम स्वागत करते हैं। ठीक बात है। और आकर के देखें कि क्या वहां किया जा रहा है, जो आप कह रहे हैं वह सही है या जो वास्तविकता अचानक बिल्कुल सवाल। देखिए मेरा सवाल गलत तरीके से, मैंने संघ के ऊपर ना आरोप लगाया ना कहा, मैंने कहा जो धर्म संसदें हो रही हैं, जो दिल्ली में जंतर मंतर पर लगातार होती चली जा रही हैं, जिसमें संघ के भी कुछ नुमाइंदे मौजूद होते और भी लोग होते, क्योंकि मोहन भागवत साहब संघ संचालक हैं और एक रसूख
अशोक सिन्हा जी, तो उस पे उनको उन लोगों को भी मैसेज देना चाहिए कि मैं बच्चों से बात करके आया हूं, मैंने देखा है मदरसा क्या है, अशोक सिन्हा इनके खिलाफ जहर उगलना बंद करो, क्योंकि इसका भी असर उनकी बात में असर है। देखिए, कोई, मैंने फिर कहा, जहर उगलना या भाई जैसा व्यवहार नहीं करना, ये सारी कुछ अफवाहें हैं, गलत बात है। क्या धर्म संसदें नहीं लगी है? सरासर झूठ है। क्या धर्म संसदें नहीं लगी है? झूठ है, ये झूठ है। अरे भाई एक बात भाई, लोग अरेस्ट हुए हैं, चिल्लाइए नहीं, जाहिलों की तरह चिल्लाइए मत यार। ये देखिए, आप सुनिए, अगर आपको नकार देना है, सरासर मैं रिकॉर्ड दिखाऊंगा आपको। अरे भाई आप बताइए, धर्म संसद क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संचालित करता है? नहीं, मैं ये कब कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ मोहन भागवत जी को, उनके ऊपर भी उनसे कहना चाहिए कि ऐसे नफरत मत फैलाओ, हमारे भाई हैं। आप देखिए, आप यहाँ पे बैठे हुए हिंदुओं के प्रति नफरत की बात कर रहे हैं। नहीं, तो क्या हम मान रहे सारे मुसलमान हमको ऐसा कहते हैं? नहीं कहते, मोहब्बत की बात कर रहे हैं। आपने अभी कहा बोलते हैं, कहा ना, बिल्कुल। तो क्या हम ये मान लें कि सारे मुसलमान संघ के बारे में ये कहते हैं? अच्छा, एक बात बताइए, चलिए मैं एक सवाल पूछता हूँ। हाजी हसन अहमद साहब, एक सवाल पूछना चाहता हूँ मैं इस चैनल के माध्यम से आदरणीय मोहन भागवत जी से मांग कर रहा हूँ कि जो धर्म संसद में जहर उगला जा रहा है, चलिए बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, आपकी बात दुरुस्त है, आप ही की बात को आगे बढ़ाते हैं। चलिए आपकी बात को आगे बढ़ाते हैं। पीएफआई के अगेंस्ट इतनी छापेमारियां हुई हैं, कोई एक उलेमा, कोई एक मौलाना, कोई एक ऐसा आदमी जो कि ऑथोराइज्ड है या जो इस तरह की ऑथेंटिसिटी रखता है, उसने आके इसकी मुखालफत की आगे बताइए जरा। ये तो वही बात हो गई। आप संघ से उम्मीद करें कि धर्म संसद जो कोई और लगा रहा है, धर्म संसद कोई और लगा रहा है, सुनिए ध्यान से, धर्म संसद कोई और लगा रहा है, और उस धर्म संसद में बम, लाठी और इस तरह के दस्तावेज जो आतंक की ट्रेनिंग देने वाले हैं वो नहीं है। मेरा कंसर्न ये है कि किसी का कंट्रोल, तलवार उठा के 200 लोग, 20 लाख लोगों का नहीं, तो ये बताइए पीएफआई के खिलाफ किसी ने कुछ क्यों नहीं बोला? मतलब अगर पीएफआई के खिलाफ कौन से सबूत आपने पेश किए? और पहला आदमी, कल भी मैंने डिबेट में कहा था कि इस जैसे जितने भी संगठन हो उनको बिल्कुल कुचल देना चाहिए। तो अब कैसे आप चाहते हैं? मैं कह रहा हूं, रजा रिजवी साहब आपसे रिएक्शन लेना चाहेंगे। देखिए, लेकिन स्वागत होना चाहिए, वो तो सपोर्ट करते दिख रहे हैं। देखिए, इसका स्वागत होना चाहिए, इसका स्वागत होना चाहिए, इसलिए कि जो भी रेडिकल्स हैं वो कहीं ना कहीं ये चीजें ना हो, इसके लिए हमेशा अपनी पूरी ताकत लगाएंगे। भाई यही तो मैं चाहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ मोहन भागवत साहब, ये मोहन भागवत जी गए हैं, उन्होंने एक अच्छी पहल की है और इसका स्वागत होना चाहिए। उन्होंने अगर कहा कि डीएनए एक है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? भाई हर मुसलमानों में हजरत आदम की सब औलाद है, ईसाइयों में कहा जाता है कि वो एडम की औलाद है, फिर उसके बाद हिंदुओं में कहा जाता है मनु की औलाद है। तो जाहिर सी बात है हजरत आदम की सब औलाद है, तो हमारा डीएनए एक तो है, इसमें कोई दूसरी बात नहीं। दूसरा, अगर भारत विश्व गुरु बनने की तरफ चल रहा है तो 20% की आबादी जो है, अगर वो जो है मजबूत नहीं होगी, वो अगर जो है फाइनेंशियल मजबूत नहीं होगी, सामाजिक स्तर में मजबूत नहीं होगी, सांस्कृतिक स्तर से मजबूत नहीं होगी, तो भारत जो है वो कमजोर दिखाई देगा। इसलिए अगर मोहन भागवत जी ने ये पहल की है तो ये पहल बहुत अच्छी है और इस पहल की हर तरफ जो है वो स्वागत होना चाहिए और कहना चाहिए कि हाँ ठीक बात है। अब इनका कहना ये कि साहब वो भागवत जी जो है वो धर्म संसद में जो लोग कहते हैं उस पर उनको कहना चाहिए। देखिए, धर्म संसद एक अलग संस्था है, उसके काम करने वाले लोग अलग हैं, उसके ऑफिस बेरर अलग हैं, वो अपने काम करते हैं, जैसा गलत करते हैं अच्छा करते हैं वो भुगतेंगे। लेकिन जो आरएसएस के जो ये हैं मोहन भागवत जी, ये चाहते हैं इनका अगर आप करीब जाएं, देखिए अगर किसी के करीब आप नहीं जाएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। रमन जी, अगर मेरे ड्राइंग रूम में आप नहीं आएंगे और बाहर से ही अपना आप सोचते रहें कि रिजवी साहब के ड्राइंग रूम में जो है वो हेमा मालिनी और फलाना लोगों की फोटो लगी हुई है, और जबकि हमारे घर में मालूम हुआ कि जो है वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की फोटो लगी है, बिल्कुल ठीक बात है, चंद्रशेखर आजाद की फोटो लगी है, कमर अली साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरे रजा साहब, हमने बड़ा भाई तस्लीम किया तभी तो हम शिकायत कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है। कमर अली साहब लास्ट रिएक्शन आपसे लेना चाहेंगे। कमर अली साहब, कुल मिला जुला के मुझे लगता है कि देश के सामने चैलेंजेस बहुत दूसरे किस्म के भी हैं। देश के सामने सबसे बड़ा चैलेंज धर्म का नहीं है, देश के सामने सबसे बड़ा चैलेंज जाति का नहीं है, देश के सामने सबसे बड़ा चैलेंज पंथ का नहीं है, देश के सामने सबसे बड़ा चैलेंज आधी आबादी के उत्थान का है।
ऐसे लोगों के उत्थान का है जिनको उनका राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक हक नहीं मिला है और पूरे देश की तरक्की का है। जी जी, इसी पे मैं आता हूँ। जैसे मैंने कहा कि मैं मदरसा बोर्ड का मेंबर हूँ। आपने ये देखा कि मुख्य धारा में लाने के लिए मुसलमानों के लिए काम किया जा रहा है। उसी की एक तरीका जो अपनाया गया, जो कल छोटे भाई ने बड़े भाई को बुलाया, आप देखिए एक दावतनामा देने से क्या होता है कि एक संदेश बहुत अच्छा जाता है। आप बराबर एक बार ये देखिए, जब पहली सरकार 2014 में जब बनी तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मुसलमान को हम वोट बैंक नहीं समझते हैं, मुसलमान को इस देश का हम नागरिक समझते हैं। हम ये चाहते हैं कि एक हाथ में कुरान शरीफ हो, एक हाथ में लैपटॉप हो। ये 2014 में कहा। फिर 19 में सरकार बनी तब भी कहा। देखिए 2017 में मैं आपको बता दूं, जब योगी जी बने तो लोगों ने बहुत डराया, कांग्रेस ने डराया, भाजपा ने डराया, सपा ने डराया कि अब योगी जी बन गए हैं तो बड़ी आफत आ जाएगी मुसलमानों पे। उस डराने से आप एक बात बताइए, मुसलमान नहीं डरा, उसने योगी जी, मोदी जी पे भरोसा किया। एक भी दंगा पूरब से लेकर पश्चिम तक नहीं हुआ, मुसलमानों का कहीं 1% कहीं नुकसान नहीं हुआ। आपने देखा कि मदरसों को ऑनलाइन कर दिया गया। अभी परीक्षा समिति का मैं मेंबर हूं, परीक्षाएं ऑनलाइन हुई हैं, बाकायदा हेडक्वार्टर पे देखा गया, हर परीक्षा केंद्र पे जो था कैमरे लगे हुए थे। इतना अच्छा माहौल, खुशगवार माहौल। और एक चीज मैं आपसे और बताऊं, 16,531 मदरसे हमारे पास रजिस्ट्रेशन हुए, 558 मदरसे हमसे ग्रांट ले रहे हैं, जिसे अनुदान कहते हैं, अनुदान ले रहे हैं, बेसिक शिक्षा की तर्ज पे चल रहे हैं। उसमें 52 बच्चियों के मदरसे चल रहे हैं। देखिए ये भी बता देना बहुत जरूरी है कि 52 बच्चियों के मदरसे चल रहे हैं। अभी आपने देखा मदरसे के बच्चे पहली बार में नीट में आए हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। आपने देखा एक बच्चे अबरार अहमद जो था मदरसे से पढ़ के आया था, एक सागुफ्ता पढ़ के आई थी। तो आप बताइए, माननीय मुख्यमंत्री जब नियुक्ति पत्र उनको दिया तो उन्होंने पूछा मुसलमानों से कि भाई आप बताइए, आपके साथ भेदभाव कोई हुआ, कोई आपको कोई परेशानी हुई, कहीं आपको 2 रुपए देना पड़े? तो उन बच्चों ने, मुस्लिम बच्चों ने कहा कि आपकी सरकार में हमें सम्मान मिला, नौकरी मिली, हमें 2 रुपए कहीं नहीं देना पड़े। देखिए ये योगी सरकार है, ये योगी सरकार है। यहाँ भेदभाव नहीं होता है, योग्यता पे आधार पे काम होता है। जब हमने ये सीखा है, जब हमें स्कूल में ये पढ़ाया गया है कि सारे लोग, क्योंकि कहा जाता है हम हिंदवासी हैं, पूरी दुनिया में अगर हम चले जाएं, हम गल्फ में भी चले जाएं, पूरी दुनिया में चले जाएं, तो हमारे साथ लगा होता है हिंद के वासी हैं और हिंद से ये आए हैं। इस बात को आप समझिएगा, ये बहुत बड़ी बात है। और हमारे नहीं, एक चीज मैं आपको और बता दूं, एक बात और सुन लीजिए। हमारे यहाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी उम्मत में हम हैं, उन्होंने भी हिंद का जिक्र किया था, उन्होंने भी हिंद का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि हिंद से हमें जो है खुशबू आती है। इस बात को आप समझिएगा। जो भी मुसलमान है इस बात को मानता है और जानता है इस बात को कि हिंद के बारे में हमारे नबी ने जिक्र किया था, जिनकी उम्मत में हम हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, जो ऐसी जी ने कहा, हमारे नबी ने फरमाया था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उन्होंने कहा था अगर तुम्हें दुनियावी तालीम, अगर तुम्हें चाइना भी लेना जाना पड़े तो तुम्हें चाइना भी जाना चाहिए और दुनियावी तालीम तुम्हें हासिल करना चाहिए, क्योंकि अरब में अरबी मौजूद थी। मैं आपको बता दूं, दुनियावी तालीम इसलिए कहा था कि जब दीनी और दुनियावी तालीम आप लिए होंगे तो दुनिया में बराबर में हिस्सेदारी से आप चलेंगे और आपकी कौम जो है, आपकी कौम तरक्की करेगी। हमारे यहाँ जब हम जिस उम्मत के हैं, का निचोड़ यही है, हम उस उम्मत में, मेरी बात सुनिए, मैं उस उम्मत में हूं की कमी है उनके ऊपर। नहीं, एक मिनट मेरी बात पूरी, हमारे पास उनकी उम्मत में, हमारा टाइम ओवर हो चुका है। नहीं, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। हम उनकी उम्मत में हैं, हम अपने नबी की उनकी उम्मत, जिनके ऊपर कूड़ा फेंका जाता था, जब कूड़ा नहीं 3-4 दिन फेंका गया तो उनके हालचाल लेने नबी हमारे पहुंचे और पूछा कूड़ा क्यों नहीं फेंका गया। ये वो मुसलमान है जिनके ऊपर, जिनकी उम्मत में आते हैं। कुल मिला जुला के नबी की बातें, जो नबी की बातें नहीं मानते हैं, जो नबी के रास्ते पे नहीं चलते हैं, मैं जानता हूं इस्लाम को नहीं मानते हैं। चलिए, कुल मिला जुला के इस मुलाकात के बहुत सारे मायने हैं। कोई सियासी मायने निकाले, ये उसकी अपनी मर्जी है, लेकिन बहुत अच्छे इसकी मायने निकल सकते हैं। ये मीनिंगफुल हो सकती है मुलाकात, इसलिए कि इलियासी जी ने भी स्पष्ट शब्दों में कहा है कि मुझे लगता है कि इस मुलाकात से एक अच्छा संदेश जाएगा। मुझे पर्सनली लगता है कि भारत के सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं, भारत के सामने तमाम तरह के ऐसे चैलेंजेस हैं जिनको मैच करना, पूरी दुनिया के सामने, पूरे विश्व के सामने अपने आप को एस्टैब्लिश करना, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, ये एक बहुत बड़े चैलेंजेस है। तो मुझे लगता है कि जितने भी धर्म हैं, जितने धर्मावलंबी हैं, जितने मतावलंबी हैं, इन सबको मिलके एक राष्ट्र निर्माण के रूप में सोचना होगा और तभी शायद कुछ होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कमर अली साहब, अशोक सिन्हा साहब, हाजी हसन अहमद साहब, रजा रिजवी साहब, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। फिलहाल दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।